सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते कुछ बड़े फैसले किए गए, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों की सफ़ों में जैसे खलबली सी मच गई। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इस फैसले को हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत हासिल नहीं रही। तमाम पार्टीज़ की जानिब से रद्दअमल सामने आया। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद की गई और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून अपने उस फैसले में खुद को तनहा महसूस कर रही है। पहले कहा गया कि हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत हो चुकी है, बाद में फिर उसकी तस्दीक की गई कि अभी इत्तेहादियों से मशवरा करना है और मशवरे के बाद ही कोई फैसला होगा। आज कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ और वो इजलास बेनतीजा ही खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुशावरत जारी रखने का फैसला कर लिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में यह इजलास कल फिर होगा। आज एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि एक होशरुबा रिपोर्ट जिसको कहा जा सकता है, जिसने हुकूमत को इस वक्त मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रेटिंग एजेंसी है फिच और उसने ये पेशगोई की है कि यह मौजूदा मखलूत हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आइंदा 18 महीने ही चल सकती है या उससे थोड़ा बहुत आगे तक ये चल सकेगी। उसके बाद इसके चलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इसी रिपोर्ट में यह मजीद कहा गया है कि अगर हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क कोई नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगा। मुमकिना तौर पर टेक्नोक्रेट हुकूमत इख्तिदार में आएगी। फिश ने यह भी पेशगोई की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मुस्तकबिल करीब में भी जेर हिरासत ही रहेंगे। अभी उनके बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। अब इस रेटिंग एजेंसी ने यह मजीद कहा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मईशत को डीरेल कर सकती है। यानी सियासी इस्तेहकाम की इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान को माशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का इस वक्त सामना है और मुस्लिम लीग नून ने इस फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। एहसान इकबाल ने इस पर रद्दअमल दिया है। बोल न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या कहे सुनिएगा। फिच की रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन एशियाई तरक्याती बैंक ने भी इस रवा माली साल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह को ज़्यादा रहने की उन्होंने भी एक पेशगोई की है और वो इसलिए भी है कि बजट के बाद जो सूरत हाल है वो सबके सामने। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह वाज़े तौर पर लिखा है कि इस माली साल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो 62% महसूलात यानी जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो उसका सिर्फ 62% कर्ज़ों की मद में चला जाएगा, तो बकिया 38% से फिर पूरा मुल्क चलाना होगा। तो हुकूमत किस तरह मईशत की बहाली के दावे कर रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर इसी तरह बरकरार रहा, सियासी जमातों पर अगर पाबंदियाँ लगाने की बातें और फैसले होते रहे तो फिर ये मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे और मईशत को इससे कितना नुकसान होगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। खलील ताहिर सिंधु साहब, ये हुकूमत ने पहले फैसला किया, अता तारड़ साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आके बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का फैसला हुकूमत ने कर लिया है और इत्तेहादियों से भी मुशावरत हो चुकी है। लेकिन फिर उस पर जब इत्तेहादियों का रिएक्शन सामने आया तो एक और बात होती है हुकूमती ऑफिशियल्स की जानिब से, वो कहते हैं अभी इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे, जो फैसला होगा उनकी मुशावरत से ही होगा। इस सूरत हाल है क्या? क्यों हुकूमत जल्दबाजी में इस तरह के फैसले कर रही है जिस पर बाद में यू टर्न लेना पड़े? नहीं, कोई ये जल्दबाजी नहीं है। आप देख रहे हैं जिस लेवल पे अखलाकी इन्हितात और अखलाकी दिवालियापन पीटीआई की गवर्नमेंट ने खासतौर पे इमरान खान ने जो एक गालिब गलोच ब्रिगेड का जो कल्चर पैदा किया है और जिस तरह से फस्तायत का कल्चर पैदा किया है कि मार दो, जला दो, ये कर दो और इवन हत्ता कि आप अपने फौज के इदारों को भी ना चलो, तो फिर क्या इसका हल क्या है? इसके अलावा मतलब इसका मतलब ये कि इनसे गालियां खाते रहे सारे लोग, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, लोग कत्ल होते रहे। क्या ये हुकूमत इसलिए होती है? क्या इसलिए आए थे और ये जब गए थे? ये वजह असल में आपको देखना ये पड़ेगा कि इसकी जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, सियाक व सबाक क्या है। कि ये जो जब उस शेख रशीद ने कहा कि हमने मुल्क में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, क्या वो पीटीआई का स्पोक्समैन था, और फिर शौकत तरीन ने क्या किया कि जो पंजाब के थे वजीर अपना खजाना मोहसिन लगारी और उधर से तैमूर झगड़ा, उनको कहा कि आप IMF के साथ प्रोग्राम जो ये कैंसिल कर दे। तो फिर 2017-2018 के बाद जो कुछ होना था उसका नतीजा क्या था? अगर कॉमन मैन जो अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता, दूसरे नंबर पे क्या किसी से छुपा हुआ कि जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह साइफर का काम इन्होंने किया वो भी प्रूव्ड है कि वो इलीगल था और टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी, अपनी जेब में डाल लिया। 190 पाउंड की समरी जिसमें अभी 3 गवाह हुए, आजम खान गवाही दे के गया, जुबैदा जलाल और जो दूसरे थे उनके साहब परवेज खट्टक वो गवाही दे के गए हैं। लोगों को दिखा दिया और कह दिया कि ये बस ठीक है जी, आप ओके कर दे। क्या कैबिनेट में इस तरह फैसले होते हैं?
हम भी मिनिस्टर रहे हैं 3-4 दफा, ऐसे तो नहीं होते। वहां पे तो कॉमन सारा होता है कि आपकी मीनिंगफुल डिस्कशन हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिकली इंटरप्रेट भी इसको इस तरह से किया गया सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर जज ने कि आपको मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए कैबिनेट के साथ, और इसीलिए उसके बाद कैबिनेट के हर मिनिस्टर के उस पर साइन मौजूद होते हैं। तो जो कुछ इन्होंने कर दिया है, जिस तरह से अखलाकी इन्हतात और अखलाकी दिवालियापन है, उसमें इसके अलावा तो फिर चारा ही कोई नहीं रह जाता। बाकी जहां तक रही पीपल्स पार्टी का तलब, पीपल्स पार्टी वाले हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं, कुछ लोगों से मशवरा हुआ था, कुछ हो जाएगा। पीपल्स पार्टी पर आप जरूर आइएगा, लेकिन उससे पहले अब इससे एक ज़िमनी सवाल ही निकल रहा है। तो फिर ये अदालतें भी तो मौजूद है ना, अदालतों में तो ये सारे केसेस चल ही रहे हैं और वहां से कहीं उनको रिलीफ मिल रहा है, कहीं उनके खिलाफ कोई फैसला आ रहा है। तो फिर ये हुकूमत क्यों ये फैसला करने लगी इन सारी चीजों पर? बात ये नहीं, अगर मैं आई एम आल्सो अपना लीगल प्रोटेक्शन हूँ, मैं प्रोटेक्शन हूँ, मैं भी वकील हूँ। आप जाएं अदालत में तो बंदे किसी और का केस रह जाएंगे, इसको सजाए मौत दे, और आपने नहीं हमने दूसरे को छोड़ देना जिसका केस भी आपके सामने नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होता ना। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जज साहब के सामने कहता हूँ कि आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेड विद आर्टिकल 175 आर्टिकल सब आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, क्या कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये तो नहीं है? उसमें तो विजडम उसमें लिखा आगे जाके कि विजडम इसके पीछे क्या है कि जो भी केस आपके सामने हो आप उसके बारे में कंप्लीट जस्टिस करें। तो तहरीक इंसाफ का तो केस ही सामने नहीं था, और एक तरफ से आप उनकी अपील रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि हम इम्प्यूड ऑर्डर और सारा मलबा आप डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। आई एम नॉट कोई नुमाइंदा उनका नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को उसी वक्त 5 जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी तो सर्टिफाइड किया है ना। ठीक है, क्या उन्होंने भी गलत कर दिया? ठीक है। और खलील साहब, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी में किस किस से आप लोगों का राब्ता हुआ था, किसने हिमायत की थी? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ से नहीं हुई थी। मेरा वो लेवल नहीं है जो असर, मेरा वो लेवल नहीं है पार्टी में जो असर मुर्जा साहब का है। मैं एक आम आदमी हूँ, आम वर्कर हूँ, बीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। हसन मुर्जा साहब ज्यादा बेहतर, लेकिन जो कुछ मैंने वज़ीर सिंध का बयान पढ़ा है, फिर और लोगों के बयान पढ़े हैं, उन्होंने इस बात को एंडोर्स जरूर किया है कि ये इमरान खान खुद इस साल पे अपने आप को पंचा रहा है। मतलब आप है कि मैं बात ही नहीं करता, ना मैं पीपल्स पार्टी से बात करता हूँ, ना मैं एमजीएम से बात करता हूँ, ना मैं अपना बात करूंगा मुस्लिम लीग नून से। तो ये फिर इसके बाद फिर नतीजा यही निकलता है। लेकिन हम ठीक है, हमारे इत्तेहादी अगर वो मानेंगे तो तभी ये फैसला होगा। पार्टी में भी बहस होगी, पार्लियामानी पार्टी में बहस होगी, असेंबली में भी पेश किया जाएगा। इस हद तक पहुंचे हैं, ये सारी बातें होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी से हमारी कोई एनमिटी नहीं है। हमने वो सीखा एक दूसरे से मिलकर। ठीक है। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये पूरी सूरत-ए-हाल जो पिछले एक हफ्ते में हुई है, अब आप देखें आज फिच की जो रिपोर्ट आई है वो भी इससे कनेक्टेड है। वो भी ये बात कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत बहुत बदहाली का शिकार होगी और उसके नतीजे में 18 माह में हुकूमत जा सकती है। उसके बावजूद भी इस वक्त हुकूमती सफ़ों में ये इस बात पर वो कन्विंस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्हें पाबंदी लगानी चाहिए। अब आप चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुख्तलिफ औकात में आप लोगों के तमाम सीनियर लीडरशिप का इस पर रिएक्शन सामने आ चुका है। अभी अगर सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह बढ़ता रहेगा तो मामला फिर कैसे बेहतर होंगे, मईशत कैसे बेहतर होगी मुल्क की? बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी खलील ताहिर सिंधु बात सुन रहा था, वो जो चार्जशीट पेश कर रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सारी चीजें जो है अपने वक्त के साथ साथ होती आई हैं और उनसे आइंदा भी तवक्को जो है वो इसी चीज की जाती है, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो इंतशार की सियासत है। वो कोई कौमी यकजहती या इस चीज का कोई ऐसा अंसर नहीं मिलता। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन जो है उसे बैन करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज नहीं है। और फिर हम इनके इत्तेहादी बैठे हैं, हम अच्छे बुरे में अगर शरीक हैं तो फिर हमें एतमाद में ना लेना मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त फैसला है। क्योंकि कल इन चीजों ने जब आना है तो उस वक्त ये बात होनी है कि पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी थी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप एतमाद में भी ना लो, बात भी ना करो और इतना बड़ा फैसला कर दो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिजाज के खिलाफ भी हो और तर्ज सियासत के खिलाफ भी हो, हम तो ये नहीं सोच सकते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। हम तो कहते हैं कि चीजों को रेगुलराइज करना चाहिए, चीजों को सियासी निज़ाम को मजबूत करना चाहिए, सियासी जमातों को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसी चीज पे फोकस कर रही है। आज तक हम इनके साथ भी अगर बैठे हैं तो इस निजाम को बचाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। इस सिस्टम को हसन साहब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अता तारड़ साहब की, तो जो पहला रिएक्शन पीपल्स पार्टी से आया वो फरतुल्लाह बाबर साहब का और आपका था और आप लोगों ने उस फैसले के खिलाफ बात की, लेकिन हुकूमत कन्विंस थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी सोच इंडिविजुअली क्या कुछ लोगों में पाई जाती है जो इस फैसले के हक में हो, या जो पार्टी पॉलिसी है सबका मानना हो, सबकी सोच वही है?
देखें, हमारे पास इस टाइम दो ही कुव्वतें हैं, या हमारी पार्टी के अंदर हमारी जो लीडरशिप है, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो है और आसिफ अली जरदारी साहब है। तो उनसे अगर किसी की बात हुई है तो ये बता दे। बाकी तो कोई इस पोजीशन में ही नहीं है कि उसके साथ बैठ के इतनी बड़ी डिस्कशन की जाए। जब हमारी लीडरशिप फैसला करने से पहले अपने मामलात को सीईसी में लेके जाती है, ये किस तरह होता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो उठे और इतना बड़ा फैसला वो कर दे कि ठीक है जी, आपने मुझे एतमाद में ले लिया है और ये फैसला कर दें, और फिर कुछ चीजें जो हैं वो हमारे असूलों के मुनाफी हैं। पीपल्स पार्टी की एक असूली मौक़िफ़ है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत देखना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर नहीं देखना चाहते। आज मुल्क के अंदर न मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हैं जो इस सिस्टम को बचाने के लिए या बहाल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगी, और हमारी क़यादत ने काफी दुख बर्दाश्त किए हैं। उसने अपने प्यारों की लाशें भी उठाई हैं, कारकुनों की लाशें भी उठाई हैं। हमने इस दिन के लिए तो नहीं उठाई कि हम अपने असूली मौक़िफ़ से हट जाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता, ये मेरा जाती जो राय है कि पीपल्स पार्टी ऐसा सोचेगी कि वो किसी जमात को भी बुरे से बुरे हालात में भी बैन करने की बात करेगी जी कि इसको बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो खलील ताहिर साहब, इसका मतलब कि ये अब आने वाले दिनों में ये मुमकिन तो नहीं हो सकेगा कोई ऐसा फैसला लेना जिसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल ना हो, तो वो तो आप लोग नहीं उस पर अमल दरामद करवा सकते। ये फैसला क्यों किया जब इस वक्त मुल्क इतना सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है? इस फैसले के नतीजे में तो ये क्योस मज़ीद बढ़ सकता था, मज़ीद रिएक्शन सामने आते, मुल्क के हालात ख़राब होने का खुदा न खास्ता या अंदेशा हो सकता था। और आप देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मईशत को, सियासत को कितनी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। फिच ये कह रहा है कि 18 माह आप लोग नहीं गुजार सकते, बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने वाली है। नहीं, फिच कोई गॉस्पेल ट्रुथ तो नहीं है ना, कि उस्मानी सहीफा तो नहीं है। आप मेरा एक्सपीरियंस है यूएनओ का, जिनेवा का, मुझे आप भेजिए, मैं जितनी एजेंसीज के आप कहते हैं वहां से अपना करके वहां पे लॉबिंग तो रिपोर्ट ला देके दे सकता हूँ कि सबसे अच्छी गवर्नमेंट चल रही है पीपल्स पार्टी की और नून की। ऐसे ही होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम सारे इंटरनेशनली इन चीजों को जानते हैं कि किस तरीके से लॉबिंग होती है, कैसे जो है अपना हायर किया जाता है वहां पे चीजों को। चूंकि हमारे हम इस लेवल पे शायद थोड़ा सा तो वीक हो सकते हैं। जो हसन मुज़फ़्फ़र साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस बात की एक्सटेंशन नहीं देते या वो एग्री नहीं करते, तब तक पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं करेगी। और ठीक है, उसके मिजाज में भी नहीं है। हालांकि 1975 में इन्होंने वली खान साहब की पार्टी पे उनको बैन किया था और उस पर अपना पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ठीक है, जो कुछ उन्होंने अगर वक्त के साथ सीखा है वो समझते हैं। लेकिन देखे ना, वो हालात और आज के हालात बहुत फर्क है। मतलब पूरा एक ब्रिगेड है, गालिब गलोच ब्रिगेड, जो ना किसी की माँ, ना किसी की बहन, ना घर उसका, ना कोई और चीज तो महफूज नहीं है। और जजेस की जो फैमिली है, हालांकि जो मर्जी, मुझे नहीं पता ये फैसला कैसे आया है व्हाट एवर, लेकिन जो कुछ उनके बारे में एक दिन पहले मेरे साथ इनके सेंटर हमाइया मोहम्मद तो आप ही के चैनल पे फरमा रहे थे, वो आप सुन ले तो अगर आप हैरान रह जाए जिस तरह की तस्वीर ये डेली लगा रहे हैं। अच्छा। और जो कुछ हो रहा है। बाकी हाँ, दूसरी बात जो हसन मुज़फ़्फ़र साहब ने फरमाई है कि अगर पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां जो हमारे साथ हैं वो सारी ज़ाहिर कॉन्फिडेंस में आएंगी। किस तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं हुमायूं मोहम्मद साहब, या क्या तहरीर लिख रहे हैं बताइएगा, क्योंकि अभी इत्तेफाक की बात है कि हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, हमारे साथ ही मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये हुमायूं मोहम्मद साहब ने कहा था मेरे सामने, इनसे पूछे, मेरे भाई हैं, इनसे पूछे, उन्होंने कहा था कि जब हम काजी फायज ईसा को कह रहे हैं कि बेंच में ना बैठे तो वो क्यों बैठ रहे हैं? या आपको रिलीफ देने के लिए? ये लास्ट प्रोग्राम हुआ था जो डॉक्टर फिजा उनका, अच्छा, उसमें ये डॉक्टर साहब ने फरमाया था। इनसे पूछ लिया आप, मैं साथ था इनके। तो उससे जब काजी साहब का फैसला इनके हक में आ गया तो अब काजी साहब भी ठीक हो गए, सारे जजेस ठीक हो गए, अब हर चीज तरतीब बन गई है। मतलब बंदे का मौक़िफ़ एक होना चाहिए ना। बिल्कुल चलिए, आज भी कह रहे हैं कि ये मौके की मुनासबत से हुमायूं साहब से जरा पूछ भी लेते हैं। हुमायूं साहब, अब ये जो ख्यालात आपके उस पूरे बेंच के हवाले से पहले थे, अब ये मखसूस नशिस्तें का फैसला आपके हक में आने के बाद काजी साहब के हवाले, अच्छा, काजी फाइज़ा साहब के साथ स्पेसिफिकली जरा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बता दिएगा, जो सोच आप लोगों की पहले थी अभी भी वही सोच है या आप तब्दील हो चुकी है सोच? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, हम आज अपने मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं कि हमारा कोई केस काजी फाइज ईसा साहब को नहीं सुनना चाहिए। उनको हमारे किसी भी जजमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे हक में फैसला दें या हमारे खिलाफ दें। इन प्रिंसिपल उनको नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था, है, रहेगा। ठीक है।
सही। अब बात आ जाती है कि हम क्यों चाहते हैं, उसकी 2-3-4 वजूहात है। एक वजह ये है कि जब हम लोगों ने उनके ऊपर, जब हमारी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रेफरेंस दायर किया, उन्होंने उनके रिवर्स में उनकी बेगम साहिबा ने, और उन्होंने भी पर्सनल हैसियत पे भी वो किया। नंबर 2, जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं हमसे बल्ला लेने के, हम समझते हैं वो वेंडेटा था, वो पर्सनल वेंडेटा था। फिर उसको जब उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है तो उन्होंने इवन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये याद रखें कि इसके अंदर जो चीजें डिस्कशन के लिए आ रही है, ये कम से कम जो एक किस्म का एक र्यूमर है कि जो टेन्योर है चीफ जस्टिस का वो बढ़ना है, तो वो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि हमारे ना करे और हमने उनको लिख कर दे दिया, हमारे लॉयर ने कहा, उन्होंने लॉयर को सुना नहीं है, वहां पे एक मॉरल और एथिकल चीज होती है कि आप अपने आप को रिक्यूज करा लें। सो वेदर वो हमारे हक में दे या ना दे, हम नहीं चाहते कि वो हमारे हक में दे या हमारे खिलाफ दे, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे बेंचेस में बैठे। दैट इज व्हाट इट इज एंड पीरियड। सही। तो चलें, अब ये तो आपने पोजीशन अपनी क्लियर कर दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो फैसला इसके खिलाफ नून लीग अब ज़ाहिर है इसको चैलेंज करने भी जा रही है, तो अब ये इस फैसले को तो आपने कबूल किया है, अगर ये चैलेंज शुदा फैसला कोई तब्दील होता है या इसमें कोई और सामने आ जाता है फैसला, तो उस पर तो आप लोगों को फिर कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, मैं बात करता हूँ, आप ये जो रिजर्व सीट के फैसले की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले जब बल्ले का निशान ले लिया गया था हमसे, उसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंस्पाइट ऑफ के अपने वेबसाइट पे एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया था। हमारे सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ था जी। जब हम इसके रिव्यू में गए कि यार ये गलत है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दे दिया। हालांकि वहां पे ये सवाल उठना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ने किस बेसिस पे इंडिपेंडेंट किया। हमसे बल्ले का निशान लिया गया था, इसके बदले हमें कोई और निशान मिल जाता, लेकिन एक निशान मिलता, वो भी छोड़ दे, हमें इन्होंने मुख्तलिफ निशान दिए, हम उस पर भी लड़े। ठीक है। लेकिन जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था और बार बार कहा था, हर जगह पे कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, और उससे प्रूफ भी ये हुआ है कि आउट ऑफ 81 39 ने के पास वो डॉक्यूमेंटेशन थी, बाकी लोगों ने इसलिए नहीं की कि वहां पे इतना ही भाम था। अब ये याद रखें, जब ये डिसीजन रिवर्स हुआ है, तो चूंकि हमारे फाजिल दोस्त आपके साथ जो बैठे हैं वो लॉयर भी हैं मेरे ख्याल में, तो वो ये याद रखें, जब सेट असाइड होता है तो आप उससे पुरानी सिचुएशन में चले जाते हैं। ये जो कहते हैं ना कि 3 दिन का था, वो 3 दिन का तब होता जब इलेक्शन के बाद वाला, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 3 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन जब वो सेट असाइड हो गया तो हम इलेक्शन से पहले की सिचुएशन में चले गए। इलेक्शन की पहले की सिचुएशन में जो कैंडिडेट होता है वो जिस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है पार्टी के साथ, पार्टी उसको इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आर्टिकल 66 के तहत एक सर्टिफिकेट देती है और वो फिर डिपॉजिट करती है। इस प्रोसेस को 2 हफ्ते लगते हुए थे नॉर्मली। ये वो 2 हफ्ते हैं जो उन्होंने हमें दिए, क्योंकि यहाँ पे सारा डिसीजन जो गलत हुआ है और उसमें हर एक ने कहा है, 11 वर्सेस 2 ने कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और इलेक्शन कमीशन का डिसीजन गलत था। तो उस चीज को रिवर्स किया गया कि तो यहाँ पे इनको करेक्शन करनी चाहिए। और बाज दफा मैं यही कहता हूँ, इमरान खान अक्सर कहता होता है और सही कहता होता है कि एक तो नालायक बहुत है, ऊपर से मेहनत भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। ठीक है, चलें एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी से भी ये पूछेंगे कि अब ये इस पर पिटीशन दायर होने जा रही, रिव्यू पिटीशन दायर होने जा रही है, इन्हीं मामलात में उलझे रहेंगे या निज़ाम को और मईशत को आगे भी लेकर चलना है और बेहतरी की जानिब भी जाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये इलेक्शन कमीशन अब रिव्यू पिटीशन दायर करने इस पर जा रहा है। अब इतने सारे मुझे सिर्फ एक सेकंड जी अच्छा चलें, आप एक जुमला कह दें रिएक्शन। जी एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। जी कर लें सिर्फ हसन मुर्तज़ा साहब से। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे भाई हैं, वो हम दोनों को असिस्ट कर दे, मुझे भी, आपको भी और हुमायूं मोहम्मद साहब को भी, कि 62-63 में क्या होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत। एक पहले उन्होंने बयान अल्फी दिया है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, अब ये नया बयान अल्फी देंगे
कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, तो दोनों में से किस बयान को दुरुस्त समझा जाएगा और एक को तो गलत समझा जाएगा ना। तो विल दे कम इन द एम्बिट ऑफ बासित क्रिएशन और नॉट? ठीक है जी, हसन मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो संधू साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो जब एक जमात ही कहीं दूसरी जगह जम हो रही हो, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि 62-63 में कोई ऐसी शेक होगी, क्योंकि अब वो ये तो नहीं बयान अल्फी देंगे कि हम पहले सुन्नी तहरीक में थे और अब हम जो है वो तो पूरी पार्टी जा रही है ना जी। अब उस पे जो कानून कोई कानूनी माहिर ही बता सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये कोई गलत नहीं है कि अगर वो पूरी जमात ही अपना नाम बदल रही है तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात अभी जैसे सिंधु साहब ने की, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ सीख गई हो, क्योंकि 75 वाली चीज को इसके साथ मिलाना मेरा ख्याल नहीं है कि दुरुस्त है। उसमें तो बेशक अलहदा टाइम रख लें, कम से कम ये 99 से ही ये सीख जाते कि क्या होना है और क्या करना है और किस तरफ हमने जाना है। हम इनके इत्तेहादी हैं, जब गाली पड़ती है तो वो इनके साथ हमें भी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई चीज करने से पहले ये इनकी अपनी जमात तक ये है बात कि वो कह रहे हैं जी कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो उन्हें नहीं कह रही कि आप करें या ना करें। हम तो कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि किसी भी जमात को, हमें शायद ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हों पीटीआई से, लेकिन हम तहरीके इंसाफ पे पाबंदी के हक में नहीं है। हम तो अपनी राय दे रहे हैं, हमारे साथ उनकी मशावरत नहीं है। वो उनका अपना फैसला है, उसको वो ओन करें। हमारे साथ तो वो जब बैठेंगे, जब बात करेंगे, तो हम उन्हें बताएंगे कि ये गलत कैसे है और सही कैसे है। और इससे और हसन साहब, अगर मुशावरत आपसे हुई होती तो तब भी आप इनकार करते हो, और अगर आगे मुशावरत होगी तब भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, और इस सिलसिले में कम से कम तो इनकार ही होगा ना पीपल्स पार्टी की तरफ से? इंशाअल्लाह जी। सही। तो खलील ताहिर सिंधु साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है कि हज़रत तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाज, लहजा, अंदाज कुछ और होता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब उसी मौजू पर बात करने आते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी या MQM के रिएक्शन के बाद हुआ, या फिर ये अपने अंदर भी मुस्लिम लीग नून की दो राहें कि कोई एक ग्रुप चाहता है कि ये हो जाए, दूसरा ग्रुप उस पर एग्री नहीं है? देखिए, एक तो हसन भाई ने जो फरमाया कि गाली पड़ती है तो दोनों को पड़ती है, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जब दुआ मिलती है वो भी दोनों को मिलती है, हमें सिर्फ अकेले को नहीं मिलती, ना इनको अकेले को मिलती है। तो खलील साहब, अभी जो हालात हैं तो अभी तो मुश्किल है कि कोई इस वक्त दुआ दे हुकूमत को किसी भी इक़दाम पर। जो भी है व्हाटएवर जो भी मतलब ये म्यूजिक फिर सबको सुनना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो, तानसेन का हो या किसी और का, या लता का, या किसी का, या मेहदी हसन का, सबको इकट्ठा सुनना पड़ेगा। नंबर 2, जो भी फरमा रहे थे आपने कहा, देखिए अल्टीमेटली पार्टी हमारी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो अल्टीमेट फैसला होगा, जिस तरह हसन साहब ने फरमाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का प्रिवेल करेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला प्रिवेल करेगा। वो ठीक है, अपनी जगह पे अताला तारड़ साहब इंतहाई काबिल मोहतरम है, एहतराम है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी की है, बाकी भी सब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला प्रिवेल करेगा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होगा। ये सारे फैसलों पर, ये प्रैक्टिस सारे फैसलों पर रहेगी, या ये सिर्फ इसी फैसले से मुताल्लिक आप बात करें? क्योंकि बजट में भी जो कुछ हुआ है वो मियां साहब के जो माजी के बयान और ख्यालात हैं उनके तो बिल्कुल बरक्स है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि ही इज द बनी ऑफ द पार्टी, अभी वो कहें एक सेकंड में या आप सारे रिजाइन करें तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर मेरे जैसे आम एक अदना कारकुन तक हम सारे रिजाइन कर देंगे। ये है मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी में हैसियत जो है। अच्छा। तो जो कुछ उन्होंने कहना है वही होना, सिंपल ये होता सारी पार्टी में। इसका मतलब जो इस वक्त जो लोगों पर जो टैक्सेस का बोझ बढ़ा है, जो महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह अभी बिजली और गैस के निर्ख बढ़ रहे हैं, ये सब मियां साहब की रजामंदी से हो रहा है। मियां साहब की रजामंदी नहीं, बात सुने, IMF में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने माहौल खराब कर दिया तो अगर इसमें बेसिकली इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट ये है, मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर हमैया साहब को पता होगा कि जब तक आपको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो आपको स्टैंप नहीं करता, वो आपको कर्जा नहीं देता, तो आप किसी दोस्त ममालिक से भी कर्जा नहीं ले सकते। अच्छा। दिस इज इंटरनेशनल ट्रीटी, ये इस पे हम सारे सिग्नेटरी हैं, उसके अलावा नहीं आपको किसी से लोन ले सकते। तो जब आपने मुल्क चलाना है या व्हाटएवर जो भी करना है तो कड़वा खून देखिए, उस वक्त भी रियासत तो बचाई ना, सियासत का हमें भी पता कितना नुकसान हुआ है, वरना अगर उसी वक्त ही गवर्नमेंट तोड़ देते जिस रात अदम इत्तेमाद हुई थी तो इमरान खान साहब का कहीं नाम भी नहीं होना था। लेकिन इसके बावजूद रियासत को दिवालिया होने से बचाया, तो उसके तो नंबर जो है वो पॉजिटिव काम है, वो तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया। बाकी जहां तक आपने मियां नवाज शरीफ साहब का कहा, ठीक है व्हाटएवर, लेकिन उनकी बेट देख के मरियम साहब पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है, इंतजामी हवाले से भी, लोगों को फैसिलिटीज देने के हवाले से। एवरी डे देयर इज अ न्यू
स्टेप फॉर द पीपल, फॉर द मतलब ये महंगाई अगर बढ़ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो ये IMF कह रहा है कि ये आप बढ़ाएं इसको इस तरह से तनख्वाहदार तबके पर या जो दीगर सेक्टर्स हैं नेचुरली क्योंकि हमारे IMF जब ये कह रहा है कि ज़राअत के शोबे पर भी आप टैक्सेस उसी हिसाब से बैलेंस करें, तो वहां पर फिर ये हुकूमत क्यों IMF की बात नहीं मान रही है? भी आएगा, उसमें भी आएगा, ये कैसे हो सकता है, सब पे ही होगा। लेकिन जब तक आप टैक्स कल्चर पे नहीं आते, इंटरनेशनली आप देखिए कि ये जो टैक्स होता है तरक्की पजीर ममालिक में और तरक्की याफ्ता ममालिक में, वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो उनकी जिंदगी जो है वो आसान बनाई जा सके, और फिर ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी का गुजारा नहीं कर सकते उनके लिए कुछ किया जा सके। दैट्स वाई कि आपको IMF के पास जाना पड़ता है और जाना पड़ा है, अदरवाइज कोई शौक से तो नहीं इतने सर झुकाता वहां पे जाके। तो इसी तरह से ये सबको जाना पड़ा है, ये नहीं कि किसी एक को, लेकिन हो सकता है कि वक्त आए तो इससे जान छूट जाए। ठीक है, ज़ाहिर है हुमायूं साहब, अगर ये वक्त लाना है तो उसके लिए जो एक सियासी इस्तेहकाम है उसकी बड़ी ज़रूरत है। फ़िलहाल तो अगले 6-8 माह में या 1 साल में ऐसा कोई इस्तेहकाम आता नज़र नहीं आ रहा, चूँकि अपोजिशन इस वक्त अब सड़कों पर भी आने को समझे तैयार है, असम्बली के अंदर भी आप लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत आप लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आप पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो ये सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा फिर मुल्क में? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले बैन करना चाहते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है, ये हमसे इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। ये छोड़े, इनके जो लीडर है मियां नवाज शरीफ, वो अपनी ही सीट हार चुके हैं, मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी हैं। इन लोगों की क्या औकात होगी जब इनके सबसे बड़े लीडर, तो फिर उस लिहाज से किस तरीके से इनके अपने लीडरों ने, इनके अपने हुमायूं साहब, खलील साहब ये नुक्ता उठा रहे हैं कि अभी तक साबित कहाँ हुआ है ये? अभी तो एक मिनट इनके अपने, सर मुझे बोल लेने दे, जब इनके अपने लीडरों से पूछा गया कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हारे या जीते, उन्होंने कहा, उनके अल्फाज हैं कि जी मुझसे ऐसे सवाल ना पूछो, मैंने अपनी कब्र में जाना है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है कि ये इसलिए आप जाके देख लें, हर जगह पे ये चीज है, ठीक है। लेकिन एक और बात है, देखिए, ये जब कहते हैं ना कि ये IMF लोग का, मुझे एक सवाल पूछे, जो सबसे बड़े जो 2 मसले पाकिस्तान के, ठीक है, एक IPP है, दूसरा पेंशन है, दोनों में इन लोगों के 100% हाथ है। पेंशन तो इन लोगों के 2015-16 के डिसीजंस की वजह से तबाह हुआ है, और IPPs में इन लोगों का पूरा हाथ है। आज इन 2 डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान 3.5 से 4 खरब रुपए की डेफिशिएंसी में है, सिर्फ इन 2 डिसीजन की वजह से। आप अपने वो कम कर लेना, अखराजात कम कर ले। लेकिन एक से बड़ी बात, एक मिनट है क्या, इसमें बड़ी बात ये, जब ये कहते हैं कि मुझे एक बात, मरियम नवाज के बच्चे, इसहाक डार साहब के बच्चे, मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे, मियां शहबाज शरीफ साहब के बच्चे, ये सारे लोग जो है अपनी जायदादें ओवरसीज जो बनाई हुई है उसको बेच के पाकिस्तान में आके क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ये तो यहाँ की पैदावार है, ये इनके तो माँ बाप खलील साहब वो बाहर है ना, वो जायदादें बेच के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से तो पैसा लेके उन्होंने नहीं जायदादें बनाई। कासिम बच्चे भाई, लेकिन वो हाँ जायदादें तो नहीं बनाई ना, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये चीज तो कि उन्होंने बाहर जाकर कोई जायदाद नहीं बनाई। टेरियन भी उधर है, तीनों उधर है, तीनों का नाम लेना, टेरियन भी उधर ही है। सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, उनमें से किसी की औलाद के माँ बाप बाहर नहीं थे। किसने पनामा बनाया था, कुछ साबित हुआ किसी चीज से? एक मिनट है ना, पनामा उठा ले, आप जो मर्जी उठा ले, जो मर्जी लीक उठा ले, आप लोगों की जायदादें आ रही हैं और किसी की नहीं आ रही मेरे भाई। तो आप आके इन्वेस्ट कर लो ना पाकिस्तान में। असल मसला ये है कि इनको डर है, इनको, अच्छा पीपल्स पार्टी को यहाँ डर इसलिए नहीं है कि जो हमारी 99% जो हमारी सीटों का तकाजा है वो 2 लोगों के साथ है। एक PMLN के साथ है जिसमें 99 में से 90% उनका है, बाकी 9% हमारा MQM का है। 19 सीटें हमारी MQM लेकर गई हैं और बाकी सारी की सारी तो इन्होंने ली हुई है। तो इनकी अगर हमारी सीटें वापस जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाती है, 17 सीटें रह जाती है इनके पास। अच्छा। उसके अलावा इनके पास चारा कुछ नहीं रहता। तो इन लोगों ने तो हमें बैन करना ही करना है। नंबर 2, इन लोगों ने आपस में डिस्कशन नहीं किया क्योंकि इनको बताया गया है कि ये करना है। इन लोगों ने किया नहीं है, इनको खुद भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनके सारे डिसीजंस ये लोग तो ले ही नहीं सकते, इनके पास कोई ताकत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कि शहबाज शरीफ साहब सिंपल एक काम करते, उन्होंने कुर्सी मली हुई है। जैसे हम कुर्सी के ऊपर रुमाल रख देते ना किसी जगह पे, जब रश हो तो हम कह देते कि यार ये कुर्सी ऑक्यूपाइड है तो अब मेरा दोस्त आके बैठेगा। उस तरीके से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे हुए, उनके पास इख्तियारात 0 हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही हिस्ट्री हो गए, ही इज आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट।
ही इज नो मोर देयर। अब वो सिर्फ पार्टी के अंदर जो मर्जी कहते फिरे, उधर भी उनकी किसी ने कोई बात बिल्कुल नहीं मानी। ठीक, चलें पॉइंट हुमायूं साहब मुकम्मल हो गया आपका, जरा पॉइंट आ गया। मैं जरा हसन मुर्तज़ा साहब से भी पूछ लूँगा। हसन साहब, अब ये इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है, बड़ा तकाजा है कि जो 8 फरवरी के जो केसेस इस वक्त ट्रिब्यूनल्स में मौजूद हैं, जो एतराज़ात मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जमा करवाए गए, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके फैसले सामने आए ताकि पिक्चर क्लियर होती रहे कि किस किस सूबे में कहाँ कहाँ कोई गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी। अब ये साफ होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत वक्त गुजर चुका है हसन साहब। देखें अरबाब भाई, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं तो खुद देख रहा हूँ कि मेरे मुकाबले में खुद 47 जो है वो बैठा हुआ है। मैं उस पर क्या कह सकता हूँ जी। मैं तो कहता हूँ कि ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने चाहिए। ट्रिब्यूनल्स जो देखे, हमें हमारा इख्तलाफ अपनी जगह है जी। हमने इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ होते देखा है और अब हमारी कौम मुतहम्मिल नहीं है। हम पिछले 4 माह से, इलेक्शन के बाद से आज तक आप देख लें तो हम सिर्फ, हमारे पास एक ही टॉपिक है कि 47, 45 बिल्कुल, और ये चोर है, ये डाकू है। हम आज तक ये नहीं देख रहे कि बिजली कितने की बन रही है, कितने की हम खरीद रहे हैं और उस पे टैक्सेस कितने हैं। बिल्कुल, हमारे लोग जुलाई का बिल देने की पोजीशन में नहीं है, हमारी ये डिस्कशन ही नहीं है। हमारा पेट्रोलियम मसनूआत हमारी हाथ से निकलती जा रही है, लोगों के लिए रोटी मुश्किल होती जा रही है। हम ये सारी चीजें उस वक्त तक नहीं कर सकते जब हमारी स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर हमारी मुआशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। हम आज भी इस चक्कर में लगे हुए हैं। हम टीवी पे बैठते हैं और हम बात करते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ अपने बच्चे वापस ले आए, पैसे ला के यहाँ इन्वेस्ट कर दे, और अगर दूसरा फरीक है वो कह देता है कि जी इमरान खान साहब अपने बच्चे वापस ले आए, अपने बच्चों को ओन कर लें। हम कभी इद्दत के केस में पड़े हुए हैं, हम कभी किसी चीज में पड़े हुए हैं, कभी तोशाखाना में पड़े हुए हैं, कभी हेलीकॉप्टर केस में फंसे हुए हैं। हमने आज तक डिस्कस नहीं किया कि यार हमारी कौम इस अजाब से कैसे निकलेगी, जिसका वोट लेकर हम आते हैं, जिसका जो हमारे लिए सबसे अहम है, जिसकी वजह से ये इज्जतें हैं, ये प्रोटोकॉल है। खलील ताहिर साहब, ये अभी जो एडॉक जजेस का मामला है, इस वक्त बताइएगा एडॉक जजेस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इनकी तैनाती से जो इस वक्त सियासी माहौल है, इस पर भी क्या कोई असर पड़ सकता है? और जो ये एक जो दफ़ा 182 है, ये कहती क्या है एडॉक जजेस के मामले में? अगर ज़रा इस पर भी आप अपनी एक लीगल ओपिनियन दे सकें। तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो हसन भाई ने फरमाया, मैं उसको जुज़वी तौर पर मैं उसको ओन करता हूँ कि हमें कॉमन मैन जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको ऑफर की थी पीटीआई को कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं और मुल्क चलाएं, हम अपोजिशन में बैठते हैं। बट दे रिफ्यूज, उन्होंने कहा जी हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, ना हम किसी और जमात के साथ बैठना चाहते हैं। बिल्कुल। फिर अगर इधर हुकूमत बन गई तो फिर उसके लिए उन्होंने जो अब मैंने पहले कहा था, बारूदी सुरंगों की बात है। तीसरे नंबर पे जो हसन भाई ने फरमाया कि हमें अदारे वाकई अदारे मजबूत होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कॉमन मैन के बारे में जब तक कॉमनैलिटी प्रायोरिटीज नहीं होंगी तो उसके बारे में मतलब आम जितना मर्जी करते रहे उसका कोई फायदा को नहीं है। नंबर 3, अभी ये जो ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो क्या मैं आखिरी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या हम चाहते हैं कि आपके घर के दरवाजे के बाहर एक दहशतगर्द खड़ा हो या एक फौजी जवान खड़ा हो जो आपकी हिफाजत करे, या वो दहशतगर्द खड़ा हो जो आपके बच्चों को मार दे? किस चीज की तरफ हम जाना चाहते हैं? कुछ खुदा के लिए लोगों का भी सोचिए। आप ये तो बख्तरबंद बड़े बड़े घरों में रह सकते हैं, कॉमन मैन तो बेचारा रात को आज भी गांव में, मैं गांव से तल गया बाहर सोता गली में। नंबर 2, आपने 182 की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, ऑलरेडी भी बहुत दफा एडहॉक जजेस बहुत शुरू से बनते आ रहे हैं। अभी मुझे कोई इसका पता नहीं, आई एम नॉट इन द कंट्री टोटली बने अभी इस चीज का पोजीशन पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू 1 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 182, एडहॉक जजेस को अगर जो फ्रेमर्स थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने ये बनाया था, तो इसलिए हफीज पीरज़ादा साहब सारे सब ने ये रखा था कि ये बन सकते हैं, मीनिंग देयर बाइक उसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी नहीं है। ठीक है, तो हुमायूं मोहम्मद साहब, ये सियासी जो इस वक्त एक सूरत हाल है, इस पर तो कोई असरअंदाज नहीं हो सकते, सियासी तौर पर तो कहीं कोई ऐसी तब्दीली महसूस होती है आप नहीं देखेंगे अगर ये एडॉक जजेस की तकरीर होती है? पीटीआई को तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है? देखिए जी, एडहॉक जजेस बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है। पाकिस्तान में आज तक जितने भी हुए हैं, क्या आपको पता है कि उसमें से इस दफा जो मांगा जा रहा है वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल आज तक पाकिस्तान में जितने जजेस आए हैं उसके 20% ये एक ही बार मंगवा रहे हैं। नंबर 2, टाइमिंग के लिए देखा जाए तो इस वक्त 8-5 का फैसला है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये 4 आ जाते हैं तो ये 9-8 हो जाएंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं और खासतौर पर मैं पीपल्स पार्टी वालों से सवाल करूंगा, क्या इनको इस बात का इल्म है
कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो जुडिशियल मर्डर किया गया था, उस जुडिशियल मर्डर में जो एक्चुअल रोल प्ले किया था वो एक एडहॉक जज ने किया था। अगर वो एडहॉक जज ना होता तो आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शायद वो जिंदा होते। सही, चलें हुमायूं साहब, वक्त मेरे पास बहुत कम है, बस मैं चाहूँ शॉर्टली अगर 20 सेकंड का एक इस पर कमेंट हसन मुर्तज़ा साहब से भी ले लें, चूंकि आपने हवाला उन्हीं की पार्टी का दे दिया। जी हसन साहब। देखिए, हम तो अदालतों के और जजेस के हमेशा विक्टिम रहे हैं, वो अडहॉक हों या परमानेंट जजेस हों, हम तो हमेशा विक्टिम रहे हैं। हमें इंसाफ नहीं मिल पाया और बड़ी मुद्दत के बाद एक फैसला आया, वो भी अधूरा फैसला था। उसमें भी ये नहीं कहा गया, उसमें भी ये कहा गया कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला। हालांकि उसमें क्लियर था कि जो जुडिशियल मर्डर करने वाले लोग थे उनको सजाएं हो सकती थी। बेशक वो मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको हो सकती थी। अदलिया ने भी वो हमें फेवर नहीं दी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, हुमायूं मोमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों ने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।